आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर हमारा सबसे लास्ट वाला टॉपिक का नाम है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप मेरे बातों को समझिए ध्यान से। पहले इस टॉपिक में जो हम लोग आज एक्सक्रीशन पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है 2 मिनट के अंदर हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम लोगों को 4 चीज पढ़ना था, 4 प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद लास्ट है हमारा एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन वाले में आपने क्या देखा कि किस प्रकार से हम लोग भोजन को अपने अंदर लेंगे। रेस्पिरेशन में क्या देखा आपने, उस भोजन से किस प्रकार से हम लोग एनर्जी बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में क्या देखा आपने कि उस एनर्जी को जो कि रेस्पिरेशन के दौरान हमारा बना, उसको हम लोग हर एक बॉडी के पार्ट तक यानी कि हर एक सेल तक किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करेंगे। और भाई जब आपने न्यूट्रिशन में भोजन खा लिया, रेस्पिरेशन में उसे एनर्जी बना लिया, ट्रांसपोर्टेशन में उसको आपने ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, हर एक सेल ने उसका इस्तेमाल भी कर लिया, तो क्या सेल भी तो एक लिविंग थिंग है ना। जब वो एनर्जी का इस्तेमाल करेगा तो क्या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो वो हमारा बॉडी ना 2 प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करता है। सबसे पहला है हमारा सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको कि हम लोग कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में याद कीजिए हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा सॉलिड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे नीचे वाले पार्ट में एक हमारा जगह होता है, उसको कहते हैं हम लोग रेक्टम। वहीं पे जाके हमारा सॉलिड मटेरियल जमा हो जाता है, जो कि क्या एक वेस्ट मटेरियल है। और जब हम लोग बाथरूम जाते हैं तो हमारा बाहर निकल जाता है, तो वो हमारा सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है। और हमारा बॉडी एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करता है, वो हम लोग तब अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं। तो उसी टॉयलेट वाले चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मतलब कि किस प्रकार से हमारे बॉडी में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट टॉयलेट कैसे कलेक्ट होता है, कैसे हम लोग उसको अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, वही हम लोग पढ़ेंगे। और चूंकि हमारे बॉडी के लिए टॉयलेट क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और वेस्ट प्रोडक्ट तो हमेशा वो खतरनाक ही होता है, चाहे हमारे बॉडी के अंदर हो चाहे हमारे बॉडी के बाहर हो। तो हमेशा वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए? बाहर फेंकना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि टॉयलेट को किस प्रकार से अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, किस प्रकार का प्रोसेस उसमें चलता है, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कोई समस्या नहीं ना? चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम आपका एक्सक्रीशन है, ठीक है, जरा समझिए ध्यान से। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जब आप एनसीईआरटी बुक को पलट के देखेंगे तो उसमें आपको ना एक टर्म मिलेगा मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो भी आपके बॉडी के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है आपके वेरियस ऑर्गन्स के द्वारा, टिश्यूज के द्वारा, सेल्स के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि भाई हमारा जो ये लंग्स है, यानी कि सपोज करो कि हमारा जो ये हार्ट है, हार्ट क्या करता है? बार बार पंप करता है ब्लड को, तो वो क्या एक्टिविटी कर रहा है ना, उस एक्टिविटी को भी हम लोग नाम क्या दे देंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी नाम दे देंगे। ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा है हम लोग उसको कह देंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग कह देंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। और इस टॉपिक में बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट आपको 5 6 प्रकार का मिलेगा। जैसे पहला ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, नाइट्रोजिनस वेस्ट। और नाइट्रोजिनस वेस्ट में आपको 2 चीज पढ़ना है, जब आप पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी बुक तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं या फिर जो नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही किफायती होता है, बहुत ही टाइम लगा के उसको लिखना पड़ता है, हर एक चीजों को कनेक्ट करके बताना पड़ता है ना। तो वो चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ के देखेंगे तो नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब आपको मिलेगा या तो यूरिया या फिर आपका यूरिक एसिड। इन दोनों को बेसिकली हम लोग, ये दोनों बेसिकली है एक ही चीज, उसको हम लोग बेसिकली नाइट्रोजिनस वेस्ट कह देते हैं। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब हम लोग आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जिसमें हम लोगों को किडनी के बारे में पढ़ना है। जरा समझिएगा ध्यान से। इस किडनी में वो चीज आपको पढ़ना है जिस, मतलब बेसिकली किडनी में तो वही आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं टॉयलेट। कैसे? जरा समझिए ध्यान से। हर एक बॉडी पार्ट को आप ध्यान से समझते चलिएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे वेना कावा बॉडी पार्ट पहले बार डिस्कस कर देते हैं। ये हमारा जो ब्लू कलर का जो रास्ता आप देख रहे हैं,
ब्लू कलर का ये हमारा वेना कावा है, ये रेड वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं ये हमारा अरोटा है, और इधर वाला जो ये रास्ता है ये है हमारा लेफ्ट रेनल आर्टरी, ठीक है। अच्छा तो ये वाला फिर हमारा क्या होगा, हाँ राइट रेनल आर्टरी। तो हर एक बॉडी पार्ट को यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, आपने एक तरफ मेंशन कर दिया काफी है। तो ये वाला रास्ता हमारा हो गया लेफ्ट रेनल आर्टरी, तो ये वाला रेड वाला रास्ता हमारा होगा राइट रेनल आर्टरी। उसके बाद देखिए ये हमारा है लेफ्ट किडनी, तो ये राइट किडनी, ठीक है। आगे देखिए ये ब्लू वाला रास्ता हमारा इधर हो गया लेफ्ट रेनल वेन, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा राइट रेनल वेन, सिंपल सी बात है। आगे ये हो गया हमारा लेफ्ट यूरेटर, तो ये हो गया हमारा राइट यूरेटर। उसी प्रकार से हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता, वो सिंपली एक बैग है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यूरेथ्रा है, ये चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन इन सब का फंक्शन क्या क्या है इसको आप जरा समझिए अब गौर से, देखिए ध्यान से। आपको मालूम है कि जब हम लोगों ने न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान हमने जो भोजन खाया था और रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान हमारे उस भोजन से क्या बना, एनर्जी बना, तो वो एनर्जी हर एक बॉडी तक ट्रांसपोर्ट हुआ ना, यानी कि हमारे हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट हुआ। तो जब हर एक सेल तक एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुआ तो हर एक सेल ने क्या किया, एनर्जी का इस्तेमाल किया अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो वहां पे हर एक सेल अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करेगा, हर एक सेल। तो आप जरा समझिएगा ध्यान से, ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये अरोटा वाला रास्ता, ये अरोटा यहां से लेकर यहां तक बेसिकली हमारा अरोटा है, और ये इधर रास्ता बट गया तो ये हमारा हो गया लेफ्ट रेनल आर्टरी, ठीक है। केवल यहीं तक हमारा, यहां से यहां ऊपर तक वाला रास्ता हमारा अरोटा कहलाएगा, ठीक है। अब जरा समझिए कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। और आपको मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता कौन है, ब्लड करता है। चाहे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना हो, या फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट करना हो, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड करता है, ठीक है। तो अब जरा समझिए ध्यान से, ये जो अरोटा आपको दिख रहा है ना, ये हमारे हर एक सेल तक फैला हुआ है, और ये हर एक सेल तक फैला हुआ इस कदर से है कि ये हर एक सेल तक जाएगा, यानी कि फैला हुआ है, हर एक सेल तक इसका पहुंच है। और जो भी सेल एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अपने पास जनरेट करके रखा है लिक्विड के रूप में, सॉलिड का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, सॉलिड का बात तो हम लोग अपने एलिमेंट्री कैनाल में कर चुके हैं, यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है लिक्विड का, ठीक है। तो हर एक सेल जो अपना लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करके अपने पास रखा है, ये अरोटा उसके पास जाएगा, यानी कि उसके पास तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है। बेसिकली हम यहाँ पे बताने के लिए कह रहे हैं कि वो अरोटा क्या कहेगा, कहेगा कि देखो भाई सेल, तुम्हारे पास जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो तुम हमको दे दो, ठीक है। तो वो सेल इसको दे देगा अपना वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये अरोटा पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ है, तो ये ब्लड यानी कि अरोटा वाला ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आएगा सेल से, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और वो हर एक सेल से लेकर आएगा, हमारे पूरे बॉडी से लेकर आएगा, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में सेल है और हर एक सेल तक पहुंच किसका है, अरोटा का है। और हर एक सेल क्या जनरेट करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट तो करेगा ही करेगा। तो ये अरोटा कहेगा कि देखो भाई सेल, तुम्हारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ ना वो तुम हमको दे दो। और चूंकि ये हमारा अरोटा कैसे भरा हुआ है, किस चीजों से, ब्लड से भरा हुआ है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा लिक्विड वाला इस अरोटा के ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद वो अरोटा इस तरीके से हमारा होते होते लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में चला जाएगा, दोनों किडनी में जाएगा, दोनों किडनी में चला गया। और यहां तक केवल हम लोग क्या कहेंगे, अरोटा। लेकिन जब ये दो अलग अलग रास्ते में बढ़ जाए तो एक को हम लोग कह देंगे लेफ्ट रेनल आर्टरी और इसको कह देंगे राइट रेनल आर्टरी। तो अरोटा के थ्रू हमारा लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में पूरी तरीके से मिक्स होके वो कहां पे आ गया, किडनी में आ गया। यहाँ पे हम लोग बेसिकली लेफ्ट किडनी का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता जो काम इधर होगा वो काम इधर भी होगा, जो काम लेफ्ट साइड होगा वो काम हमारा राइट साइड में भी होगा। तो वो अब हमारा ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर कहाँ आ चुका है, बताइए जल्दी, किडनी में आ चुका है। अरोटा से होते हुए लेफ्ट रेनल आर्टरी से होते हुए वो किडनी में आ चुका। चलिए अब जरा समझिए कि इस किडनी में फिर हो क्या रहा है, समझिए। जैसे ही ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड जो है ना, वेस्ट प्रोडक्ट लेकर किडनी में आएगा, वहां काम चालू हो जाता है नेफ्रॉन का। और वो नेफ्रॉन कौन है, ये है हमारा नेफ्रॉन। आप ना एनसीईआरटी के नेफ्रॉन डायग्राम को मत देखना, क्योंकि यदि आप उसको देखेंगे तो थोड़ा सा वो घुमाया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको सिंप्लीफाइड करके हर एक बॉडी पार्ट को मेंशन करके हमने यहाँ पर उसका एक सिंपल रूप बना दिया है।
ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी फिलहाल हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट था लिक्विड में घुल के मिक्स हो के हर एक सेल से अरोटा के थ्रू कहाँ पे आया, लेफ्ट रेनल आर्टरी में, इसके थ्रू किडनी में चला गया। और किडनी में थाउजेंड्स और थाउजेंड्स इस प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, इतने बड़े बड़े। अब आपको क्या लगता है सर इतना बड़ा होगा? नहीं, ये तो माइक्रोस्कोप से बेसिकली दिखाया गया है, ये बहुत छोटा छोटा सा होता है और इसमें थाउजेंड्स और थाउजेंड्स नेफ्रॉन जो है ना हमारे किडनी में प्रेजेंट रहता है, इसमें भी किडनी में और इस वाले किडनी में भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है उस चीज को समझिए। तो यहाँ पे हमारा अरोटा के थ्रू लेफ्ट रेनल आर्टरी के होते होते हमारा किडनी में आ चुका हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड के थ्रू, ब्लड में मिक्स है वो। ठीक है, आगे देखिए अब। तो जैसे यहाँ पे गया ना, यहाँ पे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है यानी कि ब्लड जो है बेसिकली वो घुस जाएगा किसमें, नेफ्रॉन में। कहाँ से, देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी का मतलब किसका बात कर रहा है, ये वाला रास्ता का बात कर रहा है। तो ये वाला रास्ता जो है ना हमारा कनेक्टेड है ये वाला रास्ता। क्या कोई दिक्कत? ये जो रास्ता बना हुआ है वो बेसिकली यही वाला रास्ता है ना। देखो ये भी बस नाम क्या है, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो ये भी रेनल आर्टरी और ये भी रेनल आर्टरी हमारा है। तो यहाँ से हमारा ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर रेनल आर्टरी से होते होते कहाँ आ गया, हमारा नेफ्रॉन में आ गया। तो यहाँ पे हमारा होते होते ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी का मुझे समझ आ रहा है कि वो रेनल आर्टरी ही है बेसिकली, वो लेकर यहाँ पे हमारा आ गया। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ पे आपको एक कप जैसा शेप दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये बेसिकली कप नहीं है, ये बेसिकली चाय छन्नी है, जैसे हम लोग चाय को छानते हैं, चाय को, वही है हमारा यहाँ पे। क्या उसी प्रकार का कुछ शेप नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल वही है। अब देखिए ध्यान से, इस प्रकार के शेप को जो कप जैसा बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल। क्या कहेंगे? बॉमेंस कैप्सूल, BOWMANS, बॉमेंस कैप्सूल। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे बॉमेंस कैप्सूल। और ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर में गोल 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 दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस। ये सब का सब आपके एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, अब जरा समझिए कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। अब ये जो आपका बॉमेंस कैप्सूल है ना वो चाय के छन्नी जैसा होता है। क्या चाय का छन्नी कुछ ऐसा होता है कि नहीं, हमारे हाथ जैसा कुछ इधर पकड़ने वाला होता है और यहाँ पे उसका थोड़ा सा वो कर्व जैसा होता है, उसमें हम लोग चाय को डालते हैं तो लिक्विड जो होता है हमारा चाय वो नीचे गिर जाता है और चाय पत्ती उसी में फंस के रह जाता है। तो वही हमारा यहाँ पे है। तो अब इस बॉमेंस कैप्सूल में हमारा आएगा ब्लड, और उस ब्लड में भी क्या मिक्स है, वेस्ट प्रोडक्ट मिक्स है। ठीक है, अब जरा देखिए समझिए ध्यान से, जैसे हमारा ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर इस बॉमेंस कैप्सूल में आएगा, यहाँ पे बॉमेंस कैप्सूल क्या करेगा मालूम है? यहाँ पे बॉमेंस कैप्सूल ना ब्लड को अलग कर देगा और वेस्ट प्रोडक्ट जो उसमें मिला हुआ है उसको अलग कर देगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारा चाय अलग हो जाता है और चाय पत्ती अलग हो जाता है। तो यहाँ पे चाय जो अलग हो रहा है वो समझना है ब्लड, और चाय पत्ती जो अलग हो रहा है उसको समझना है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉमेंस कैप्सूल में हमारा जो है ना, और ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये गोल गोल क्या है बेसिकली? नहीं, ये गोल गोल बेसिकली छेद है, वो जो चाय के छन्नी में छेद होता है उसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अब हमारा ये जो बॉमेंस कैप्सूल है इसमें हमारा ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आया और यहाँ से हमारा ब्लड अलग हो जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम इसका क्या है, छानना। छानना मतलब कि दोनों अलग अलग चीजों को अलग कर देना, ब्लड को अलग कर देना और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर देना। अब जरा समझिए ध्यान से, जो हमारा ब्लड है, जो ब्लड है हमारा वो छन के पूरी तरीके से प्योरीफाई होके वो इस रास्ते में गिरेगा, ये वाला रास्ते में हमारा गिरेगा। बात समझ में आ रही है? ये जो आपको रेड कलर का रास्ता दिख रहा है वो इस वाले में ब्लड हमारा गिर जाएगा पूरी तरीके से प्योरीफाई होके, क्लीन ब्लड, एकदम पूरा क्लीन ब्लड। और जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो हमारा गिरेगा इस ब्लू वाले रास्ते में। बात समझ में आ रही है? इस वाले रास्ते में गिर गया। तो क्या दोनों अलग अलग हो गया? बिल्कुल अलग अलग हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक समस्या है। समस्या क्या है भाई? इसमें जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट गिरा है ना उसमें हमारा उस वेस्ट प्रोडक्ट में कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंसेस ऐड किए हुए हैं, जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज तो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, एमिनो एसिड भी हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, सॉल्ट भी बेनिफिशियल है, वाटर भी बेनिफिशियल है, नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। हाँ, ये सबका सब हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में नहीं।
एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले रास्ते में जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट गिरा है ना, उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या हम ऐसे बाहर जाने देंगे? नहीं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो वो क्या करेगा, ये जो ब्लड वाला आपको रेड पाइप दिख रहा है ना, ये पाइप बेसिकली से कनेक्टेड रहता है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए अलग बना दिया है। तो ये क्या करेगा, ब्लड वाला ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है ब्लड वाला, प्योर ब्लड है इसमें, प्योर ब्लड है इसमें, प्योर एकदम पूरा शुद्ध और बहुत ही क्लीन, इसमें जरा सा भी वेस्ट प्रोडक्ट मिला हुआ नहीं है, क्योंकि ये प्योरीफाई होकर ये अलग रास्ता इधर आ गया और एक रास्ता इधर आ गया, ये ब्लड का रास्ता हो गया और ये वेस्ट प्रोडक्ट का रास्ता हो गया। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट में हमारा ना कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंसेस ऐड किए हुए हैं, जो कि हम कभी भी अपने बॉडी से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो बेनिफिशियल है, तो उससे हमको एनर्जी मिल सकता है ना। चलिए, तो ये ब्लड वाला जो रास्ता है ना, ये क्या करता है, इस वेस्ट प्रोडक्ट के रास्ते से जितने वैल्यूएबल सब्सटेंसेस है ना, उसको अपने तरफ खींच लेता है, पूरी तरीके से अपने तरफ उसको खींच लेगा। तो जैसे कैसे खींचेगा, देखो भाई, इस प्रकार से कहेगा कि देखो भाई, तुम्हारे पास ना कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंसेस हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, तो वो तुम बाहर नहीं जाने देंगे, हम उसको खींच लेंगे अपने अंदर, और जो लास्ट में बच जाएगा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, उसको फिर वो अपना जाने देगा आगे। लेकिन जो बेनिफिशियल हमारे बॉडी के लिए है, वो हमारा ब्लड ना अपनी तरफ उसको खींच लेगा। क्या कोई समस्या है इसमें? तो यहां से आपने समझा कि बॉमेंट्स कैप्सूल बेसिकली क्या करता है, ब्लड को अलग कर देता है और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर देता है, ठीक है। और ब्लड बेसिकली हमारा बॉडी का क्या है भाई, एक बेनिफिशियल पार्ट है, लेकिन ये ब्लड कहता है ना वेस्ट प्रोडक्ट से कि भाई तुम्हारे पास ना कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंस है, हम उसको खींच लेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो खींच लेता है। तो अब बताइए कि अब इस ब्लू वाले पार्ट में हमारा क्या बचा, पूरी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट का बचा, क्योंकि जो बेनिफिशियल वाला पार्ट था वो तो खींच लिया किसने, ब्लड ने खींच लिया, ठीक है। अब जरा समझिए ध्यान से, तो इस ब्लड में अभी हमारा क्या मिला हुआ है, ब्लड तो है ही, प्लस हमारा वैल्यूएबल सब्सटेंसेस ऐड है। तो अब जरा देखिए, तो ये ब्लड का रास्ता कहाँ पे निकल रहा है, ब्रांच ऑफ रेनल वेन, रेनल वेन, और वेन का कहाँ पे पास हो रहा है भाई, ये वाला है ब्लू वाला पार्ट, लेफ्ट रेनल वेन, लेफ्ट को छोड़ दो क्योंकि लेफ्ट के साइड में है, रेनल वेन हमारा है ना ये। तो ये हमारा जो रास्ता है ये वाला ब्लड वाला, और ब्लड में भी फिलहाल क्या प्रेजेंट है, वैल्यूएबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। तो ये वाला रास्ता हमारा बेसिकली ये ब्लू वाला रास्ता है, तो इसके थ्रू हमारा पूरा ब्लड निकलेगा और ये वेना कावा के थ्रू हर एक सेल तक दोबारा पहुंच जाएगा, सेल उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आपने ये देखा कि हर एक सेल से वेस्ट प्रोडक्ट, लिक्विड वाला वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आया आरोटा, आरोटा के थ्रू वो गया लेफ्ट रेनल आर्टरी में, लेफ्ट रेनल आर्टरी के थ्रू वो यहां से हमारा नेफ्रॉन में एंटर कर गया, नेफ्रॉन में एंटर करा, बॉमेंट्स कैप्सूल ने ब्लड को अलग कर दिया और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर दिया, लिक्विड सॉरी ब्लड को उसने इसमें कर दिया, रेड वाले पाइप में स्टोर कर दिया, और वेस्ट प्रोडक्ट को उसने ब्लू वाले में कर दिया। लेकिन ब्लू वाले में वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे हमारा उसमें कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंस था जिसको कि ब्लड ने खींच लिया, और खींचने के बाद ये रास्ता जो है हमारा वो बेसिकली ये ब्लू वाला है, और किडनी से ऐसे निकल के वेना कावा के थ्रू हर एक सेल तक दोबारा पहुंच जाएगा, ताकि दोबारा उस वैल्यूएबल सब्सटेंस को सेल इस्तेमाल कर पाए। लेकिन फिर सवाल है कि सर इस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ फिर हुआ क्या, इसका क्या हुआ? तो अब जरा समझिए, इस ब्लू वाले पाइप में अब हमारा पूरी तरीके से क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे घूमते 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 चक्कर खाते खाते, आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे बहुत चक्कर मारा गया है ना, तो हम यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही बार चक्कर माराए हैं, और इस चक्कर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, चक्कर वाले पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट होते 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 ये हमारा इसमें जाके पूरी तरीके से जमा हो जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा इसमें जमा हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। आप जरा समझिए, इस कलेक्टिंग डक्ट में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन, URINE, यूरिन, URINE, यूरिन। तो अब यहाँ पे जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट पूरी तरीके से कलेक्ट हो गया है, यहाँ से घूमते 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 आके जमा हो गया है, उसको कहते हैं यूरिन, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पेशाब। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो अब जरा समझिए ध्यान से, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट किससे कनेक्टेड है सर, बताइए जरा, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट तो हो गया, लेकिन इसको बाहर निकालने का भी तो काम होना चाहिए ना, तो इसको बाहर निकालने का काम अब हमारा होगा चालू। देखिए ध्यान से,
ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से यूरिन कलेक्ट हो गया। ये कलेक्टिंग डक्ट हमारा कनेक्टेड होता है किससे बताइए, यूरेटर से, लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर, इससे हमारा कलेक्टिंग डक्ट कनेक्टेड रहता है। और चूंकि कलेक्टिंग डक्ट हमारा इससे कनेक्टेड है तो यूरिन को किडनी से बाहर निकालने का काम किसका होगा, फिर यूरेटर का होगा। फिर ये किडनी यानी कि वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए हमारा पूरी तरीके से कह सकते हैं कि किडनी से हमारा बाहर निकल जाएगा यूरिन। ऐसे बाहर निकलते 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 हमारा जो है ना वो यूरिन यानी कि पेशाब वो यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाएगा। और ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है, बेसिकली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे हमारा टॉयलेट यानी कि यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। और जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू हमारा जो है टॉयलेट बाहर निकल जाता है। क्या कोई डाउट है अब इसमें? यही चीज हमारा जो है इसमें आपको समझना था। लेकिन ये जो आप नेफ्रॉन देख रहे हैं ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हमारे किडनी के अंदर में। तो कहाँ से क्या क्या कनेक्टेड था, समझ में आ गया आपको बात? कोई समस्या नहीं होगा इसमें, हर एक बॉडी पार्ट के बारे में आपने समझ लिया। चलिए अब थोड़ा सा ना यहाँ पे और एक चीज आप बताते हैं हम आपको। तो यहाँ से हमारा जो था वो कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर से कनेक्टेड था, तो वो यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर देगा और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो वो बेसिकली यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है ना। कोई समस्या है इसमें? तो यहाँ पे ना 3 कनेक्शन आपको याद रखना है, 3 कनेक्शन। पहला कनेक्शन है आपका, ये जो हमारा लेफ्ट रेनल आर्टरी है वो नेफ्रॉन के इस वाले हिस्से से कनेक्टेड है ना। और नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा जिसमें कि हमारा ब्लड है और ब्लड में वैल्यूएबल सबस्टेंसेस है वो कनेक्टेड है रेनल वेन से, यानी कि इस ब्लू वाले से। और ये इसे खींच के निकल के हर एक सेल तक दोबारा चला जाएगा। जो काम इधर होगा वो काम राइट वाले में भी होगा, ठीक है। और तीसरा कनेक्शन याद रखना था आपको कलेक्टिंग डक्ट का, किसके साथ? यूरेटर के पास। यूरेटर का कनेक्शन है किससे? कलेक्टिंग डक्ट से। तो ये यूरिन को लेके इसमें स्टोर करेगा और यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। यही काम हमारा इसमें चलता है। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी आदमी को किडनी का ऑपरेशन कराना पड़ता है, या फिर आपने सुना होगा कि किडनी फेल हो गया, है ना, ऐसा भी आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है बेसिकली, बताइए जरा। अच्छा, किडनी ना हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखिए ये हमारा पीठ है ना, ये कमर हमारा है, कमर के थोड़ा सा ऊपर, बस ज्यादा ऊपर नहीं, कमर के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपका दोनों तरफ 2 किडनी प्रेजेंट है ना। और किडनी का ऑपरेशन अक्सर इसलिए होता है क्योंकि किडनी में खराबी आ जाता है, और वो खराबी आपका किसी वजह से भी हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया किडनी फट गया, बीमारी हो गया, सूजन हो गया, किडनी खराब हो गया। यानी कि किसी भी प्रकार से यदि आपका किडनी खराब हुआ तो सोचो कि आपका टॉयलेट पास होने में कितना दिक्कत आएगा, क्योंकि सारा का सारा काम किसका है यहाँ पे? किडनी का ही है, मेन काम तो उसी का है। और किडनी के अंदर भी मेन काम किसका है? नेफ्रॉन का है। तो इसलिए हम लोग सुनते हैं कि भाई किडनी का ऑपरेशन कराना पड़ा, किडनी हमारा फेल हो गया, एक ही किडनी है, काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है। इसमें ना तो वैसे आदमी को अच्छी तरीके से सर्वाइव करवाने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है उसके बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं हेमोडायलिसिस। आपके नीचे वाले रेड वाले बॉक्स में दिया हुआ है। हाँ, नहीं पेट में नहीं बताते हैं, नीचे बॉक्स में देखिए, है ना। लाइए इधर बुक लाइए, एक मिनट दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी देखिए, ये वाला डायग्राम आप लोग देखिए अपनी बुक में, है ना। इसमें एक आदमी लेटा हुआ है और इसके बगल में ये बहुत तामझाम वाला सिस्टम दिख रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिख रहा है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं हेमोडायलिसिस। इसका काम क्या होता है बताते हैं, कभी फुर्सत मिले तो उसको पढ़िएगा, हालांकि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बताते हैं ये क्या है। जब किसी इंसान का किडनी का ऑपरेशन होता है या फिर किडनी फेल होता है, इसका मतलब साफ है कि उसका जो है ना यूरिन अच्छी तरीके से पास नहीं हो पा रहा है। और जब यूरिन पास नहीं होगा तो यूरिन क्या है? बेसिकली हमारे बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और जब यूरिन ही पास नहीं होगा तो क्या वो आदमी जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। पूरे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट फैल जाएगा और वो अपने आप मर जाएगा। तो वहां पे डॉक्टर लगाते हैं एक डिवाइस, उसको हम लोग कहते हैं, तो सिस्टम को बेसिकली कहते हैं हम लोग हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है ना, बेसिकली जैसे आपने यहाँ पे अंदर में पढ़ा ना, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को अलग करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो वो प्यूरिफाई करने का काम हमारा करता है वो मशीन जो आपका वहां पे बुक में बना हुआ है। तो लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि जब जब आदमी कहीं जाएगा तो अपने साथ उस बड़े वाले बॉक्स को लेकर जाना पड़ेगा, और वो बॉक्स छोटा नहीं होता है, पूरा कंटेनर होता है, छोटा सा बॉक्स टाइप का।
उसमें पूरा सिस्टम उसका लगा रहता है। और थोड़ा सा भी यदि वो आगे पीछे हुआ तो सोचो आपका पूरा का पूरा किडनी डैमेज हो जाएगा। यानी कि डैमेज तो है ही, पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है वो भी डैमेज हो जाएगा। इसके साथ ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है। सपोज करो कि आप मार्केट जा रहे हो, आपको वो एक साथ लेके जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो बाय एयर, साथ में लेके जाना पड़ेगा। कहीं भी आप जाओगे उसको साथ में लेके जाना पड़ेगा। बहुत खतरनाक सिस्टम है वो, है ना। और इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आदमी उसमें ना, जिसके बॉडी में वो सिस्टम लगता है हेमोडायलिसिस वाला, वो अक्सर हमेशा लेटा हुआ रहता है। यदि खड़ा होगा, खड़ा होने का मतलब क्या है, किडनी को ऐसे करना, और लेटा हुआ मतलब ऐसे, मतलब कि रेस्ट। और जब किडनी खड़ा होगा तो क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल प्रेशर पड़ेगा। इसलिए जिस आदमी का किडनी खराब होता है ना, अक्सर आप देखेंगे नॉर्मल किडनी खराब है तो सर्जरी वर्जरी करके काम चल जाता है, लेकिन जिसका भयंकर रूप से खराब है तो वो हमेशा लेटा ही रहेगा। सोचो इतना भयंकर कंडीशन है इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो बॉडी में फंक्शन है यूरिन को बाहर निकालने का और ब्लड को प्यूरिफाई करने का, वो हमारा काम है किडनी का। क्या आपको समस्या होगा इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही था हमारा पूरा का पूरा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, इसके बाद ना एक छोटा सा टॉपिक है आपके बुक में, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स एक्सक्रीट कैसे करता है ना, ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। हालांकि उसके बारे में बहुत कम आपके बुक में लिखा है और आपको बहुत कम भी पढ़ना है, नोट्स में आपको हम पूरा लिख के दे देंगे, ठीक है। बताते हैं, बस सुनिए उसका ध्यान से। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है वो आप सुन के समझ सकते हैं। प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करेगा बताते हैं। अच्छा, आप पहले ये बताइए कि प्लांट अपना भोजन बनाने के लिए बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जड़ से पानी ले लेता है, सनलाइट से एनर्जी ले लेता है, और उसके बाद खुद का अपना क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो अपना भोजन बना लेगा। और जब बनाता है तो वो क्या जनरेट करता है? ऑक्सीजन। प्लांट समझता है ना, ये ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। अब चूंकि प्लांट के लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, प्लांट के लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो क्या वो बाहर नहीं निकालना चाहेगा? उसको निकालना चाहेगा, क्योंकि बॉडी में जब तक वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा तब तक उसको हानि पहुंचता रहेगा। तो वो ऑक्सीजन को समझता है कि हमारे लिए बेकार चीज, इसको बाहर निकालो, और वो बेकार चीज को बाहर निकाल देता है ऑक्सीजन को, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो समझ में आया? उसके लिए सबसे पहला वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। और वो अपना ऑक्सीजन कैसे बाहर निकालता है? थ्रू स्टोमाटा। वेरी गुड, समझ में आ गया। स्टोमाटा के थ्रू अपना बाहर निकाल देगा। दूसरा बात, एक्सेसिव वाटर, मतलब कि ज्यादा वाटर भी समझता है कि हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे किसी काम का नहीं है ज्यादा वाटर। लेकिन जितना प्लांट को चाहिए उतना तो वो इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा यदि उसको पानी मिल रहा है तो फिर वो भी समझता है कि हमारे लिए वेस्ट है, इसको बाहर निकालो। वो बाहर कैसे निकालेगा? एवोपरेट कर देगा स्टोमाटा के थ्रू। बहुत अच्छा, ये हमने आपको पढ़ाया है, कोई समस्या नहीं इसमें। तीसरा आप देखते होंगे कि प्लांट में एक समय ऐसा आता है जिस समय कि उसके पत्ते अपने आप गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगता है अपने आप पत्ता? क्योंकि उसका भी एक लाइफ होता है, प्लांट के लीफ का भी एक लाइफ होता है। और जब उसका लाइफ खत्म हो गया, मतलब कि प्लांट का जो लीफ है वो मर गया मतलब उसके लिए क्या है? वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वो मरा हुआ चीज को बाहर निकालना चाहेगा, अपने से हटाना चाहेगा, इसीलिए पत्ता अपने आप ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसका मतलब है ये कि पत्ते में जो सेल प्रेजेंट थे वो सेल मर गया, उसका टाइम पुर गया, और सेल मर गया, टाइम पुर गया, मतलब है कि वो एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट उसमें जनरेट हो गया। और जब पूरा पत्ता ही वो नीचे गिरा देगा, इसका मतलब होगा कि उन्होंने अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिलीज कर दिया। ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण बताते हैं आपको। चौथा कारण है आपका इसमें, कभी कभी आप देखते होंगे कि फल हो गया, फूल हो गया, ये सब भी अपने आप कभी कभी गिरने लगता है सड़ के। जब प्लांट में फल हमेशा लगा रहता है ना कुछ समय के लिए, जब आप उसको नहीं तोड़ेंगे तो प्लांट में लगा रहेगा, लगते लगते आप देखते होंगे कि कुछ दिन के बाद वो सड़ जाता है। और वो सड़ गया, इसका मतलब कि वो उसके लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, और इसीलिए वो अपने आप नीचे गिर जाता है सड़ा हुआ फल। वो भी एक चौथा तरीका हो गया। और पांचवा तरीका आपने देखा होगा गम्स के रूप में, मतलब कि थोड़ा सा चिपचिपाहट के रूप में। कभी कभी आप प्लांट के, ये चीज आप ना सबसे ज्यादा देखेंगे बबूल के पेड़ के केस में, हालांकि हर एक प्लांट के साथ ऐसा होता है। आप कभी गौर कीजिएगा कि प्लांट क्या करता है ना, अपने आप अपने बॉडी से गम्स हो गया, रिसाइंस हो गया, ये सारा कुछ जो है ना वो अपने आप वो बाहर निकालते रहता है, यानी कि अपने बॉडी से कुछ ऐसा बाहर निकालते रहेगा जिसको आप छुएंगे ना तो चिपचिपाहट जैसा लगता है, गम टाइप। वो भी उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट ही है।
हाँ, सहीजन के पेड़ में, वेरी गुड। सहीजन के पेड़ में आपने देखा होगा, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इस चीज को यदि देखें तो शायद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जैसे सहीजन का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, उसमें आप देखेंगे कि एक ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का गम्स हो गया, चिपचिपाहा टाइप का, चिपकू टाइप रहता है, वो निकलता रहता है बाहर। वो दर्शा रहा है कि इसके लिए, यानी कि प्लांट के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है और वो अपने बॉडी में उसको रखना नहीं चाहता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो प्लांट भी एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। ह्यूमन बींग्स में तरीका ये है, प्लांट में तरीका अलग है। कोई समस्या नहीं इसमें। चलिए, तो इस टॉपिक को, एक्सक्रीशन को, हमने इसी क्लास में, यानी कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स भी आज हमने देखा और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया है। हाँ, इसका जो प्रॉपर नोट्स है, वेल डिफाइंड नोट्स है, वो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, वो मिल जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, फिलहाल अभी आप उसको सुनिए। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट है? बात समझ में आया है हर चीज? चलिए, हमने शुरू किया था इस चैप्टर को न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को शुरू किया था और खत्म हुआ हमारा यहाँ पे एक्सक्रीशन में जाके। कहीं पे भी कोई डाउट नहीं? तो यदि डाउट नहीं है और यदि कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और आप लोग अपने अगले वाले क्लास में आके पूछ लीजिएगा, इसको दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए और हाँ, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यदि कहीं पे कोई डाउट रहा हो ऑनलाइन वाले बच्चे, खास करके आप लोगों को, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए और नोट्स की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों को, वो वीडियो के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाया था उसको आप अपने कॉपी में जरूर लिखिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में वो बहुत आपको फायदा करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।